प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी क्लास बाय महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सब संपूर्ण क्रांति पाठ से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों को तथा आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं, जो आर्ट, साइंस, कॉमर्स सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा। तो आइए सबसे पहले हम सब बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की रचना है। जयप्रकाश नारायण की रचना कौन सी है? जूठन नहीं है, संपूर्ण क्रांति ये पाठ उनकी रचना है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश नारायण जी। एक ही प्रश्न को घुमा फिरा करके पूछा जाता है, तो आपको हर स्थिति में तैयार रहना है। आपको ये पता होना चाहिए कि संपूर्ण क्रांति नामक पाठ को जयप्रकाश नारायण जी ने लिखा है। जयप्रकाश नारायण जी ने क्या लिखा है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति को किसने लिखा है? जयप्रकाश नारायण जी ने। तो इसको विभिन्न प्रकार से पूछा जा सकता है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो कब दिया था? इलाहाबाद में नहीं दिया था, रांची में नहीं दिया था, जमशेदपुर में नहीं दिया था। कहां पर दिया था? पटना में। और कब दिया था? 5 जून 1974 को दिया था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का पुकारू नाम क्या है? बचपन का पुकारू नाम जयप्रकाश नारायण जी का क्या था? तो वो नाम था बाबुल। क्या नाम था? बाबुल। बचपन में ये बाबुल नाम से जाने जाते थे। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? बालकेश भट्ट जी नहीं गए थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी नहीं गए थे, तो जयप्रकाश नारायण जी गए थे। कब गए थे? 1922 में गए थे। कब गए थे? 1922 में गए थे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसको जयप्रकाश नारायण जी ने लिखा था, और ये एकमात्र पुस्तक को इन्होंने प्रमुखता से लिखा था। जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे? तो कब गए थे? 1952 में। कब गए थे? 1952 ईस्वी में ये अमेरिका गए थे। जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया? राजनीति में भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्या बताया था इन्होंने? चुनाव खर्चे को बताया था। किसको बताया था? चुनाव खर्चे को। महंगाई को नहीं बताया था, चोरी को नहीं बताया था, गरीबी को नहीं बताया था। किसको बताया था? चुनाव में करप्शन का कारण, राजनीति में करप्शन का कारण, तो चुनाव खर्चे को बताया था। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था हर्षु दयाल। क्या नाम था? हर्षु दयाल। किसने कहा, अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना था? तो ये लाइन किसने कहा था? ये लाइन कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये लाइन किसने कहा था? तो ये लाइन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ? दिनकर जी का निधन किस अस्पताल में हुआ था? अपोलो अस्पताल में नहीं हुआ था, श्री राम नर्सिंग होम में नहीं हुआ था, पीएमसीएच में नहीं हुआ था। किसमें हुआ था? बिलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था। ये कहां पर था? तो ये मद्रास में था। कांग्रेसियों ने जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा? तो चूंकि जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका में रहकर पढ़े थे, तो इसीलिए कांग्रेसियों ने उन्हें किसका दलाल कहा? अमेरिका का दलाल कहा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर जी ने नहीं दिया था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? स्वामी रामतीर्थ का नहीं था, स्वामी सत्यदेव का भाषण था। किसका भाषण था सुनकर के अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली जयप्रकाश नारायण जी को? तो स्वामी सत्यदेव का। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का क्या नाम था? प्रभावती देवी। क्या नाम था? प्रभावती देवी। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? तो ये बने थे 1924 में। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? 1924। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, तो कब दी गई थी? भारत रत्न की उपाधि जयप्रकाश नारायण जी को कब दी गई थी? 1998 में दी गई थी। अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, यह कथन किस पाठ से है? यह कथन संपूर्ण क्रांति नामक पाठ से है। और किसने कहा है? तो जयप्रकाश नारायण जी ने कहा। किसने कहा है? जयप्रकाश नारायण जी ने कहा। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था? तो किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर लेख के लिए? तो वो पुरस्कार प्राप्त किया था जयप्रकाश नारायण जी ने। किसने प्राप्त किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने वो पुरस्कार प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो भारत की जनता जयप्रकाश नारायण जी को किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक नाम से याद करती है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहकर उन्हें पुकारा जाता है। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो इस रूप में भी क्वेश्चन बन सकता है। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन है? जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। दल विहीन लोकतंत्र
किसके उद्देश्यों में है? तो दल विहीन लोकतंत्र किसके उद्देश्यों में है? तो ये मार्क्सवाद और लेनिनवाद के उद्देश्यों में है। दल विहीन लोकतंत्र को कौन मानता है? मार्क्सवाद और लेनिनवाद मानते हैं। अब देखते हैं, ये तो रहा आपका जो है बहुविकल्पीय प्रश्न। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, साप्रसंग व्याख्या से संबंधित प्रश्न। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। ये जो है जयप्रकाश नारायण जी की लाइन है, और उन्होंने जब इंदिरा गांधी जी से समझौते की बात उनके मित्रों ने किया तो उस समय ये लाइन उन्होंने बोला था। प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखित संपूर्ण क्रांति शीर्षक व्याख्यान माला से उद्धृत है। 1974 में इंदिरा गांधी के द्वारा छात्र आंदोलन को कुचलने में संकटकालीन स्थिति की घोषणा की प्रतिक्रिया में पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिए गए भाषण से संबंधित है। जयप्रकाश नारायण जी ने गांधी मैदान में के खुले मंच से कहा कि झगड़ा मुझे किसी व्यक्ति से नहीं, झगड़ा तो मुझे उन नीतियों से है, सिद्धांतों से है। तो जयप्रकाश नारायण जी ने स्पष्ट किया कि मुझे किसी व्यक्ति विशेष से झगड़ा नहीं है। जब उनके मित्रों ने कहा कि आप जो है इंदिरा गांधी जी से समझौता कर लीजिए, आपको इतना कष्ट दिया जा रहा है, आपको जेल में बंद किया जा रहा है, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आप इंदिरा गांधी जी से बातचीत कर लीजिए, उनसे समझौता कर लीजिए। तो इन्होंने कहा कि मुझे किसी व्यक्ति से झगड़ा तो है ही नहीं, मुझे तो जो सरकार की जो नीतियां, आप सरकार में जो भी बैठेगा अगर उसकी नीतियां गलत होंगी तो मैं अपनी अक्ल के मुताबिक उसका विरोध करूंगा ही, और विरोध करूंगा तो उससे मेरा झगड़ा रहेगा। तो वो नीतियां सही कर ले, हमारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। इस तरह से जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं। इंदिरा जी और जयप्रकाश जी से मेल मिलाप कराना चाहते थे, जो इनके मित्र थे वो इनका मेल मिलाप कराना चाहते थे। किससे मेल मिलाप कराना चाहते थे? इंदिरा जी से। इसी प्रतिक्रियागत अवधारणा में खुले मंच से जयप्रकाश ने घोषणा करते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की और कहा, न इंदिरा गांधी के द्वारा संकटकालीन स्थिति की घोषणा देश पर लादी जाती और न यह स्थिति देश में उत्पन्न होती। यह तो सत्ता निरूपित आपद स्थिति उत्पन्न हुई है, इसलिए सत्ता विरोध में खड़ा होना जनहित की दृष्टि से सही है। गलत नीतियों से समझौता कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा जयप्रकाश नारायण जी ने कहा। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी ने जो जनता पर जो संकटकालीन आपात स्थिति की घोषणा की है, उससे निपटने के लिए जो जनता को परेशानियां हो रही हैं, कि इसलिए उस संकटकालीन स्थिति का विरोध करना ही चाहिए और सभी को करना चाहिए, ऐसा जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? तो जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? अमेरिका में जयप्रकाश जी कट्टर कम्युनिस्ट बन गए थे, लेकिन भारत आने पर लेनिन के इन विचारों से प्रभावित होने के कारण कम्युनिस्ट में शामिल नहीं हुए। तो लेनिन के क्या विचार थे? गुलाम देश के कम्युनिस्टों को आजादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, भले ही आजादी की लड़ाई का नेतृत्व बुर्जुआ वर्ग या पूंजीपत के हाथ में हो। उन्हें अपने को अलग थलग नहीं रखना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं रखना चाहिए। तो ये लेनिन के विचारों से प्रभावित थे, इसलिए ये कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। अर्थात ये कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए बगैर देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसा इनका कहना था। संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं थी? तो जो संघर्ष समितियों का गठन इन्होंने किया था, उससे ये कुछ अपेक्षाएं भी करते थे। जो अपेक्षाएं क्या थी? असंगठित जनता को संगठित करने हेतु एवं जन प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाने हेतु जेपी संघर्ष समितियों का निर्माण करना चाहते थे। तो ये जो है असंगठित जनता को संगठित करने के लिए और जन प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाने के लिए ये किसका गठन किया था? इन्होंने संघर्ष समितियों का गठन किया। जेपी चाहते थे कि संघर्ष समितियां ही विधानसभा के लिए उम्मीदवारों का चयन करें। तो जयप्रकाश नारायण जी चाहते थे कि ये जो संघर्ष समितियां हो, यही विधानसभा के लिए किसका चयन करें? उम्मीदवारों का भी चयन करें। जेपी यह भी चाहते थे कि संघर्ष समितियां केवल शासन से ही संघर्ष नहीं करें। जेपी यह भी चाहते थे कि संघर्ष समितियां केवल शासन से ही संघर्ष न करें, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। तो उनका कहना था वो कि केवल संघर्ष समितियां जो होंगी वो केवल जो है शासन से ही संघर्ष नहीं करेंगी, उनका काम हर प्रकार के अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। बड़े किसानों की बेमानी संपत्तियों का विरोध भी जन संघर्ष समिति करेंगे। उनका कहना था जो बड़े बड़े भूमाफिया हैं, बड़े बड़े किसान हैं, उनकी बेनामी संपत्ति जो है, जो बगैर नाम के ही वो कब्जा कर रखे हैं, उसका विरोध भी करना जन संघर्ष समितियों का काम होगा। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, ये संघर्ष समितियां उन अन्यायों का भी दमन करेंगे। इनका कहना था, जयप्रकाश नारायण जी का कहना था कि गांव में विभिन्न तरह के अन्याय होते हैं, ये संघर्ष समितियां उन अन्यायों का भी ध्यान रखेंगी और अन्याय नहीं होने देंगी। यह केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए
एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेंगी। ये संघर्ष समितियां निर्दलीय होंगी। तो इनका कहना था कि ये जो संघर्ष समितियां होंगी, ये विभिन्न तरह के काम करेंगे। जो किसान लोग बेनामी संपत्ति कब्जा करके बैठे हैं, उनका भी विरोध करेंगे, और जनता के विभिन्न प्रकार के अन्याय अनीति जो उनको परेशान कर रही है, उसका भी विरोध करेंगे। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? तो विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए, इसके बारे में जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि विद्यार्थी का मुख्य कार्य पढ़ाई करना है तथा अपना ध्यान पूरे मनोयोग से उस ओर लगाना है, किंतु देश की परिस्थितियों का ज्ञान तथा उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता विकसित करना भी उसके लिए आवश्यक है। तो जयप्रकाश नारायण जी का कहना था कि मैं मानता हूं कि विद्यार्थियों का प्रमुख कार्य पढ़ाई करना है और पूरे मनोयोग से पढ़ाई करना है, लेकिन देश की परिस्थिति का ज्ञान भी उसको होना चाहिए। देश के विकास के बारे में सोचना भी उसी का काम है। क्यों उसका काम है? इसके लिए उसकी शिक्षा अधूरी रहेगी और एवं वांछित लक्ष्य की प्राप्ति ही नहीं हो सकेगी। उनका कहना था कि इसके बिना उनकी शिक्षा अधूरी रहेगी एवं वांछित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। अभिभावकीय दृष्टिकोण वाले लोगों की राय है कि छात्रों को राजनीति से अलग रहना चाहिए। तो उनका कहना है, कुछ लोग अभिभावकीय दृष्टि से कहते हैं कि छात्रों को राजनीति से अलग रहना चाहिए, अर्थात उनके जो माता पिता होते हैं, उनके अभिभावक होते हैं छात्रों के, उनका कहना है कि छात्रों को राजनीति से अलग रहना चाहिए। उनका काम पढ़ाई करना है, राजनीति में उलझना नहीं है। किंतु यह विचार पूर्णतया अव्यवहारिक एवं निरर्थक है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि छात्रों का काम केवल पढ़ाई करना है, वे लोग गलत सोचते हैं। उनका जो विचार है अव्यवहारिक है। छात्र एवं युवा शक्ति राष्ट्र की रीढ़ होती है। वो कहते हैं छात्र एवं युवा शक्ति राष्ट्र की रीढ़ होती है। महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह विद्यार्थियों का राजनीति में योगदान अपरिहार्य मानते थे। जो महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह थे, वो राजनीति में विद्यार्थियों के योगदान को आवश्यक मानते थे। उनका कहना था कि विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई तन्मयता से करते हुए देश की सेवा में भी सक्रिय भाग लेना चाहिए तथा अपने जीवन का बलिदान भी करने में गर्व का अनुभव करना चाहिए। भगत सिंह कहते थे कि अगर जरूरत पड़े तो देश पर अपने आप को बलिदान कर देना चाहिए। ये ऐसा छात्रों को विचार रखना चाहिए, उसी प्रकार जिस प्रकार भगत सिंह इस पुनीत कार्य में जुट गए थे। तो जयप्रकाश नारायण जी का कहना है कि छात्रों को भी उसी प्रकार से तैयार रहना चाहिए, पढ़ाई के साथ देश के बारे में, समाज के बारे में सोचना चाहिए और जरूरत पड़े तो अपने आत्मोत्सर्ग कर देना चाहिए देश के लिए। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक राजनीति क्या होती है? व्यवहारिक राजनीति क्या होती है? इसमें स्नेह बना रहता है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं व्यवहारिक राजनीति में स्नेह बना रहता है। जैसे अनेक नेता कार्यकर्ता बापू के पास जाते थे और अपनी समझ से नीति और कार्य के किसी मुद्दे पर असहमत होने पर अपना पक्ष खुलकर रखते थे, विरोध करते थे, लेकिन बापू ना क्रोध करते थे ना बुरा मानते थे। वे सबको बैठा कर प्रेम से समझाते थे। तो ऐसा जयप्रकाश नारायण जी का कहना है। जयप्रकाश नारायण जी का कहना है कि व्यवहारिक राजनीति होती है। व्यवहारिक राजनीति में जो लीडर होता है, अगर उसका कोई विरोध करता है, उससे असहमति जताता है, तो वो उसे बुला करके बैठा करके सही स्थिति को समझाता है और उससे विरोध नहीं करता था। वो उदाहरण देते हैं कि गांधी जी, नेहरू जी इसी प्रकार की राजनीति करते थे, अर्थात गांधी जी, नेहरू जी व्यवहारिक राजनीति करते थे और वो अपने विरोधियों को भी बैठा करके समझाते थे, उस पर क्रोध नहीं करते थे, वो बुरा नहीं मानते थे, वे अपने विरोध को बुरा नहीं मानते थे। अगला प्रश्न है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते थे? तो आजादी के 28 वर्ष के बाद भी देश में भूख है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, हजारों नौजवान बेरोजगार हैं, शिक्षा में गुलामी घुली हुई है। तो उनका कहना था कि हम सब 27-28 साल हो गए हम सभी को आजाद हुए, लेकिन अभी भी देश में भ्रष्टाचार है और नौजवान बेरोजगार है, शिक्षा में गुलामी घुल गई है। इसलिए एक आंदोलन की आवश्यकता थी, विधानसभा बदलने के लिए नहीं, व्यवस्था बदलने के लिए। तो उनका कहना था कि एक आंदोलन की आवश्यकता है, यह आंदोलन विधानसभा बदलने के लिए नहीं होगा, बल्कि जो व्यवस्था है, जो लचर व्यवस्था है, खराब व्यवस्था है, भ्रष्टाचारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बदलने के लिए ये आंदोलन आवश्यक है। जो आंदोलन किस प्रकार से होगा? वो संपूर्ण क्रांति आंदोलन से ये कार्य होगा। जयप्रकाश जी ने आंदोलन का नेतृत्व इस शर्त पर स्वीकार किया कि मैं सबकी राय लूंगा, लेकिन फैसला मेरा होगा, वह सबको मानना होगा। यदि मुझे कोई आगे करके पीछे से डिक्टेट करेगा तो मैं नेतृत्व छोड़ दूंगा। ऐसा जयप्रकाश नारायण जी का कहना था। बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी अपने भाषण में करते हैं? जयप्रकाश नारायण जी गांधी जी और नेहरू जी की किस विशेषता का उल्लेख करते हैं? जयप्रकाश जी ने अपने भाषण में बापू की उदार तथा प्रेम पूर्ण दृष्टि का उल्लेख किया है।
जयप्रकाश जैसे अनेक नेता कार्यकर्ता बापू के पास जाते थे और अपनी समझ से नीति और कार्य के किसी मुद्दे पर असहमति होने पर अपना पक्ष खुलकर रखते थे। तो जयप्रकाश नारायण जी और अन्य नेता बापू के पास और नेहरू जी के पास जाते थे और उनसे असहमत होने पर उनके जिन बातों से असहमत होते थे वो बात उनके सामने खुल करके रखते थे और विरोध करते थे। वो कहते थे कि मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। लेकिन बापू और नेहरू जी ना क्रोध करते थे और ना बुरा मानते थे। वे सबको बैठाकर प्रेम से अपनी बातें समझाते थे। इससे इसमें बना रहता है। नेहरू जी को जयप्रकाश जी बड़ा भाई कहते थे। नेहरू जी को जयप्रकाश जी बड़ा भाई कहते थे। अर्थात नेहरू जी किसे अपना छोटा भाई मानते थे? जयप्रकाश नारायण जी। और बड़ा भाई जयप्रकाश नारायण जी किसे मानते थे? तो नेहरू जी को मानते थे। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है बहुविकल्पीय रूप में। नेहरू जी उन्हें बहुत मानते थे। जयप्रकाश नारायण जी को नेहरू जी बहुत मानते थे और प्यार भी करते थे। वे नेहरू की कट आलोचना करते थे। फिर भी जयप्रकाश नारायण जी नेहरू जी की विदेश नीति की कटु आलोचना करते थे, लेकिन वे बुरा नहीं मानते थे। यह जयप्रकाश जी की दृष्टि में नेहरू का बड़प्पन था। तो नेहरू जी का वो विरोध करते थे, उन्हें बड़ा भाई मानते थे, लेकिन फिर भी नेहरू जी उनकी आलोचना भी नेहरू जी की करते थे, लेकिन नेहरू जी इस बात को लेकर के बुरा नहीं मानते थे। तो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं ये उन सभी नेताओं का बड़प्पन था जो अपने विरोधियों को भी असहज रखते थे। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या थे? आप उन सुझावों से कितना सहमत हैं? चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या हैं? आप उन सुझावों से कितना सहमत हैं? ये लघु उत्तरीय प्रश्न। चुनाव सुधार के संबंध में जयप्रकाश जी के दो सुझाव महत्वपूर्ण हैं। प्रथम यह कि जनता को अधिकार होना चाहिए कि दायित्व पालन न करने वाले जनप्रतिनिधियों को वापस बुला ले। तो चुनाव सुधार के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी का कहना है कि जो जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, अगर वो अपने दायित्व का पालन नहीं करते हैं तो उनको वापस बुला लेना चाहिए। यानी चुनने के साथ गलत करने वाले या जनहित की अनदेखी करने वाले जनप्रतिनिधि हटाए जा सकते। चुनाव के पहले या जिस समय जनता चाहे। दूसरा सुझाव था चुनाव खर्च पर अंकुश लगाया जाए ताकि गरीब उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकते। इनका कहना था एक तो जनता को यह अधिकार होना चाहिए कि जिन जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेज रही है, अगर वो जनता की अनदेखी कर रहा, जनता के हितों की अनदेखी कर रहा, तो उसे वापस बुला लेने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा अधिकार ये होना चाहिए कि चुनाव खर्च कम करना चाहिए और जिससे गरीब जनता भी चुनाव लड़ सके। दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था? तो दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था? तो आपने पढ़ा है, आइए देखते हैं। अपने भाषण में एक घटना का जिक्र करते हुए वे कहते हैं कि कौन कहते हैं? जयप्रकाश नारायण जी। दिनकर जी बड़े हृदयग्राही थे और जिस रात वो दुनिया से विदा हुए उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ गोयनका जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे के घर वह मेहमान थे। तो कौन गोयनका जी के घर के मेहमान थे? तो वो थे दिनकर जी। रात को दिल का दौरा पड़ा। गोयनका जी ने 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया। बिलिंगटन नर्सिंग होम शायद उसे कहते हैं। तो ये जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि गोयनका जी थे जिन्होंने दिनकर जी के दौरा पड़ने पर उनको नर्सिंग होम में 3 मिनट के अंदर पहुंचा दिया था। सारा इंतजाम था वहां पर। पटना अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार हो पाता। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार के साथ दिनकर जी के न बचा सके। तो उनका कहना था कि 3 मिनट में गोयनका जी ने उन्हें अस्पताल में पहुंचा दिया, जहां पर सभी डॉक्टर सभी औजार के साथ तैयार थे। लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर पटना में ऐसी घटना हो जाए तो 3 घंटे में भी ऐसी स्थिति नहीं हो पाएगी कि कोई अस्पताल पहुंच जाए और सारे डॉक्टर वहां पर तैयार मिले। तो आपने संपूर्ण क्रांति से संबंधित जो पाठ था उससे संबंधित लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सप्रश्न व्याख्या से संबंधित और बहुविकल्पीय प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा। आशा करते हैं कि आपके आगामी परीक्षा के लिए यह बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी की जय, जय भारत।